हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। यवतमाल में 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दीनदयाल की प्रतिमा के अनावरण के साथ करेंगे बड़े ऐलान। गुजरात में पोरबंदर के पास पकड़ा गया 3100 किलोग्राम ड्रग, भारतीय समंदर में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने मानी गलती, जेमिनी एआई के कारण विवाद में फंसी कंपनी। ईडी के फेर में क्यों फंसे अब्दुल रोसिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्यों हुई पूछताछ। क्या है हरित नौका प्रोजेक्ट, जिसे पल्स सिटी टुटिकोकीन में मोदी ने किया लॉन्च। 2024 लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के अहम दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में कई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी आज शाम महाराष्ट्र पहुंचेंगे। वह विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल शहर में वह लगभग 35,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इनमें 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे, सड़क और सिंचाई की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल है। इससे पहले 19 फरवरी के आसपास पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया था। पीएम मोदी ऐसे वक्त पर महाराष्ट्र पहुंचे जब किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे कई लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। 2 लाख महिलाएं रहेंगी मौजूद। जी हां, पीएम किसान योजना के तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त जारी करेंगे। नमो शेतकरी महासम्मान निधि के तहत 3800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाएगी। इसमें 5.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा वह मोदी आवास घरकुल योजना लॉन्च करेंगे। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। पीएम किसानों की आत्महत्याओं के गढ़ यवतमाल में शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद 4,900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना समर्पित करेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम किसान और अन्य योजनाओं के तहत लाभ जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में 2 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। पीएम लाभार्थियों के खाते में किसान सम्मान निधि 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 3 लाख करोड़ से अधिक का हस्तांतरण पूरा होगा। लगभग 3800 करोड़ रुपए की नमो शेतकरी महासम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किस्त से महाराष्ट्र के 88 लाख किसानों को लाभ होगा और लाभार्थियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदान किए गए रिवॉल्विंग फंड के अलावा राज्य में 5,50,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को 825 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पूरे महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ओबीसी वर्ग के लिए मोदी आवास घरकुल योजना की शुरुआत होगी, जिसमें 2023 और 24 से 2025 और 26 तक कुल 10 लाख घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। पीएम इस योजना के 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। पीएम मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में कई सिंचाई परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY और बलिराजा जल संजीवन योजना यानी कि PJSY के तहत 2,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की गई है। वह 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें वर्धा कलाम ब्रॉड गेज लाइन यानी वर्धा यवतमाल नांदेड़ नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना का हिस्सा और न्यू आष्टी अमलनेर ब्रॉड गेज लाइन यानी अहमदनगर बीड़ परली नए ब्रॉड गेज लाइन परियोजना का हिस्सा शामिल है। इससे दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी 2 ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें एक कालंबा और वर्धा को जोड़ने वाली ट्रेन और दूसरी अमलनेर और न्यू आष्टी को जोड़ने वाली ट्रेन शामिल है। रेलवे के अनुसार नई ट्रेन क्षेत्र के
छात्रों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी। सड़कों के मोर्चे पर पीएम NH 930 के वरोरवानी खंड को 4 लेन करने का, साकोली भंडार और सलाई खुर्द तिरोरा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनन्य परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। वह यवतमाल शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। भारत की समुद्री सीमा में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग की खेप पकड़ी गई है। भारतीय नौसेना ने इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS के साथ संयुक्त ऑपरेशन में 3100 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा है। ड्रग्स की इस खेप की बरामदगी गुजरात के पोरबंदर के पास भारतीय समुद्री सीमा में हुई है। इस ड्रग की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है, लेकिन जखीरे के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट है। ये बहुत बड़ी कामयाबी। जी हाँ, संयुक्त अभियान में भारतीय नौसेना को मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध ईरान से जहाज पर हशीश और अन्य मादक पदार्थ ले जा रहे थे, जिसकी सूचना के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 2 दिन तक समुद्र में रहने के बाद भारतीय नौसेना ने संदिग्ध नाव जो भारतीय समुद्री सीमा में घुसी, उस नाव को रोक लिया और जांच करने पर नाव में करोड़ों रुपए का ड्रग्स मिला। जहाज में सवार 5 क्रू मेंबर को कब्जे में ले लिया गया है। पकड़ी गई नाव, ड्रग्स और 5 संदिग्ध पाकिस्तानी को गुजरात के पोरबंदर ले जाया गया है। भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, NCB और गुजरात ATS को ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। जहाज की जांच पड़ताल करने पर जहाज में कुछ और संदिग्ध नहीं पाया गया, लेकिन पकड़े गए 5 संदिग्ध पाकिस्तानी होने की आशंका है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनसे ड्रग्स और उनके बारे में ज्यादा जानकारी जुटा रही है। ड्रग्स कहां और किसने भेजा था, एजेंसियां पता लगा रही है कि ड्रग्स की रिसीवर कौन था और इस ड्रग्स के पीछे और कितने लोगों के तार जुड़े हुए हैं। संयुक्त ऑपरेशन में जो ड्रग पकड़ा गया है उसके ऊपर प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने कई ऑपरेशन में भारतीय समुद्री सीमा में करोड़ों रुपए का ड्रग्स बरामद किया। ड्रग्स माफिया समुद्री रास्ते से भारत में ड्रग्स घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई जल्द ही रिजाइन कर सकते हैं। सुंदर पिचाई को कंपनी निकाल भी सकती है। हेलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने यह दावा किया है। इन्वेस्टर समीर अरोड़ा का मानना है कि जेमिनी AI के विफल होने की वजह से कंपनी सुंदर को निकालने का फैसला ले सकती है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई कंपनी के जेमिनी AI को लेकर विवादों के चलते अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। दरअसल एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर समीर अरोड़ा से गूगल के दुनिया भर में रिलीज AI चैट बॉट जेमिनी को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर उनका ओपिनियन मांगा। इस बार जवाब देते हुए समीर अरोड़ा ने लिखा कि उनका मानना है कि सुंदर पिचाई को निकाल दिया जाएगा या वे इस्तीफा दे देंगे। जेमिनी AI को लीड करने के बाद भी वे इस पर पूरी तरह से विफल हो गए, जबकि दूसरी कंपनियों ने AI पर टेक ओवर कर लिया है। जेमिनी अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही विवादों में है। ये लॉन्च के 1 सप्ताह के अंदर ही विवादों में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक सवाल के जवाब में AI टूल जेमिनी की आपत्तिजनक प्रतिक्रिया और पूर्वाग्रह को लेकर गूगल को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। गूगल का कहना है कि उसने इस मुद्दे का समाधान करने के लिए तेजी से काम किया है। गूगल ने 23 फरवरी को अपने एक AI इमेज जनरेटर के गलत रोल आउट को लेकर माफी भी मांगी थी। गूगल ने जेमिनी ने यह माना कि कुछ मामलों में उनका टूल सही काम नहीं कर सकता है। इस विवाद के बढ़ने के बाद गूगल ने अपने जेमिनी AI के इमेज जनरेटर को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला भी लिया।
अब सरकार गूगल को नोटिस भेजने की योजना बना रही है। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे आईटी नियमों के उल्लंघन और कई दंड संहिता प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये पहली बार नहीं है जब गूगल की एआई को गलत या पक्षपाती जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। सुंदर पिचाई ने जेमिनी से हुई गलतियों को स्वीकार किया है। इस मामले में सुंदर पिचाई ने कहा कि उन्हें पता है कि जेमिनी की कुछ प्रतिक्रियाओं ने हमारे यूजर्स को नाराज कर दिया है। हम गलत थे। कंपनी इसे पूरी तरह से गलती मानती है। कंपनी ने इस परेशानी को समझा है। जो हुआ वो पूरी तरह से गलत है और उसे ठीक किया जा रहा है। हमारी टीम लगातार इस मामले को ठीक करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। बिग बॉस फेम और तजाकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोज़िक से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हो रही है। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें 14 फरवरी को समन जारी किया था, जिसके बाद मंगलवार यानी 27 फरवरी को अब्दुल से पूछताछ भी की गई। अपनी क्यूटनेस और नेक दिली से दर्शकों का दिल जीतने वाले इस छोटे भाईजान के फैंस जाहिर तौर पर इसको लेकर चिंता में हैं। अब्दू का मनी लॉन्ड्रिंग केस से क्या कनेक्शन है और आखिर उनसे क्यों पूछताछ हुई है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे हो रहे हैं। इस बीच अब्दू के वकील ने मामले की सच्चाई सामने रखी है और वो आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्दुल रोज़िक से दोबारा भी पूछताछ हो सकती है। बुधवार को सिंगर से पूछताछ के बाद उनके वकील प्रशांत पाटिल ने इस बाबत मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उनके वकील ने कहा, ये सच है कि अब्दुल रोज़िक को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था। वह पूछताछ में पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मामला सीधे तौर पर उनसे नहीं जुड़ा है, बल्कि यह अली असगर शिराजी से जुड़ा है। मेरे क्लाइंट का इस मामले से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। वकील प्रशांत पाटिल ने बताया, मेरे क्लाइंट अब्दुल रोज़िक से सरकारी चश्मदीद के तौर पर बयान दर्ज करवाने को कहा गया है। ऐसे में देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अब्दू बयान देने के लिए मुंबई आए। इस मामले में उन पर कोई आरोप नहीं है। फिलहाल उन्हें दूसरी बार पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन यदि ईडी को फिर जरूरत पड़ी तो वह जांच में अपना पूरा सहयोग देंगे। पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि अब्दुल रोज़िक ने मुंबई में अपना जो रेस्टोरेंट खोला है, मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस का उससे जुड़े फाइनेंस से कनेक्शन है, लेकिन वकील ने इन आरोपों को खारिज किया। प्रशांत पाटिल ने कहा, यहाँ जिस रेस्टोरेंट की बात हो रही है जो अली असगर का है, उन्होंने सेलिब्रिटी होने के नाते अब्दुल रोज़िक को रेस्टोरेंट के उद्घाटन में बुलाया था। अब्दुल उस रेस्टोरेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है। ऐसे में पैसों के लेन देन की कोई बात नहीं हुई है। प्रशांत पाटिल ने बताया कि अब्दू को रेस्टोरेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात जरूर हुई थी, लेकिन इसके लिए उन्हें साइन नहीं किया गया है। यह सिर्फ जुबानी बातचीत थी। इसके लिए उन्हें कोई रकम भी नहीं दी गई है। अब्दू को उस रेस्टोरेंट के फायदे का कुछ हिस्सा मिलना था, जो उन्हें कभी नहीं मिला। ये मई 2030 की बात है। बता दें कि अब्दुल रोज़िक सिंगर के साथ ही बिजनेसमैन भी है। बिग बॉस 16 के शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू ने मुंबई से बुर्गिर नाम से एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया था। बताया जाता है कि इस रेस्टोरेंट में किसी दूसरी कंपनी का पैसा लगा है। ये कंपनी ड्रग्स का कारोबार करती है और इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग ढूंढते हुए ईडी ने अब्दू को पूछताछ के लिए समन भेजा था। तमिलनाडु में तूतीकोरिन को पर्ल सिटी कहा जाता है। पीएम मोदी ने तूतीकोरिन में हरित नौका प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। दरअसल हरित नौका प्रोजेक्ट पर्ल सिटी तूतीकोरिन में एक पहल है जो नौका निर्माण उद्योग को ज्यादा मजबूत और पर्यावरण से अनुकूल बनाने का प्रयास करती है। इस प्रोजेक्ट के तहत नौकाओं का निर्माण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के इस्तेमाल से किया जाता है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित और हाइड्रोजन से चलने वाला जहाज है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से निर्मित किया गया है। यह जहाज अपने लॉन्च के दौरान CSL से हाई कोर्ट वाटर मेट्रो टर्मिनल तक जाएगा।
अब आने वाले समय में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन से चलने वाले ज्यादा जहाजों का निर्माण करने में सक्षम होगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL के मुताबिक हरित नौका प्रोजेक्ट भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की दिशा में एक कदम है। इस हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज को साल 2070 तक भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने की केंद्र सरकार योजनाओं के हिस्से के रूप में एक पायलट परियोजना के रूप में बनाया गया है। हर परियोजना समुद्री ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को अपनाने के प्रयासों का हिस्सा है। प्रदूषण को रोकने में मिलेगी मदद। जी हां, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित और हाइड्रोजन से चलने वाला यह जहाज प्रदूषण बढ़ाने वाली गैस का उत्सर्जन नहीं करता है। इसमें एनर्जी का इस्तेमाल भी कुशल है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL के मुताबिक ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम करने में मदद करता है। CSL अधिकारियों ने कहा कि ये परियोजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा परिकल्पित समुद्री ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के इस्तेमाल को सशक्त करेगी। इसी के साथ ये परियोजना सबसे तेज समुद्री परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के साथ भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बढ़त भी देगी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के मुताबिक इस परियोजना के शुभारंभ से समुद्र में हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जैसा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत है। अधिकारियों के मुताबिक समुद्री क्षेत्र में हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी को जल्द ही अपनाने से देश को कई फायदे मिलेंगे।